मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैं पटवारी परीक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक्स कवर करूं, कुछ टॉपिक्स के लेक्चर्स डालूं। तो आज से मैं पटवारी परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं, जिनके बारे में मैं कुछ आपको बता सकता हूं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पटवारी परीक्षा का जो पटवारी परीक्षा का है, ये बेसिकली 8 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ये सिलेबस जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सिलेबस में सबसे पहले सामान्य विज्ञान है, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य अंग्रेजी, चौथा सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। हर टॉपिक से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 नंबर का हर टॉपिक होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 200 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें से मेरे पास जो डिमांड आई, ज़्यादातर लोगों ने मुझसे कहा कि मैं सामान्य प्रबंधन, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, इन विषयों से संबंधित कुछ लेक्चर्स डालूं। तो आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड आई और ज़्यादातर लोगों ने जो मुझसे कहा वो यही बताया कि मैं सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड एक लेक्चर जो है डालूं। तो आज बेसिकली हम सामान्य प्रबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी आयाम हैं उन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रबंधन से रिलेटेड जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो विद्वान हुए, उन विद्वानों के अपने क्या विचार थे, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थीं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से कहीं ना कहीं से पूछे जाएंगे। प्रबंधन की अर्थ, प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन का क्षेत्र, प्रबंधन का महत्व, प्रबंधन के उद्देश्य, प्रबंधन के कार्य, प्रबंधन के स्तर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो विषय वस्तु दे सकूं जिससे सीधे सीधे प्रश्न बने। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए हम सामान्य प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रबंध के अर्थ को समझें कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए, संकीर्ण अर्थों में प्रबंध का अर्थ दूसरों से कार्य करवाने से है। प्रबंध वो कला है जिससे हम दूसरों से कार्य करवा सकते हैं, लेकिन विस्तृत अर्थों में अगर देखें तो केवल और केवल प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला नहीं है, बल्कि प्रबंध का तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें हम स्वयं भी कार्य करते हैं और साथ साथ दूसरों से कार्य करवाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रबंध औपचारिक समूहों में व्यक्ति के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। यहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा अर्थात प्रबंध में व्यक्ति स्वयं भी शामिल होता है, अर्थात प्रबंध में व्यक्ति के स्वयं कार्य करने की क्रिया वो भी शामिल होती है और साथ ही दूसरों को कार्य करवाना भी शामिल होता है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि प्रबंध क्या है। ऑप्शंस रहेंगे, प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, या स्वयं तथा दूसरों से कार्य कराने की कला है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शंस रह सकते हैं। तो विस्तृत अर्थों में अगर हम देखें तो किसी संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी मानवीय तथा भौतिक संसाधन हैं, उन मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, इन सब चीज़ों को करने की कला ही प्रबंध कहलाती है। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है यहाँ पर देखें अगर हम, तो प्रबंधन में जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, और कौन से संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पे संसाधन दो तरह के होते हैं। एक संसाधन तो मानवीय संसाधन है और दूसरे संसाधन भौतिक संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन अर्थात वो पूरा मैन पावर जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे सारे कार्यों को करने के लिए रखा गया है, वो मानवीय संसाधन है। जबकि भौतिक संसाधन से तात्पर्य उन भौतिक साधनों से है, उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं से है जिनसे हम कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार मानवीय और भौतिक दोनों ही संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग, दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग, एफिशिएंटली हम कैसे यूज कर सकते हैं। और एफिशिएंट यूज का मतलब क्या होता है? दक्षतापूर्ण उपयोग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम साधनों से अधिकतम कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध का उद्देश्य होता है कम से कम साधनों में अधिकतम कार्यकुशलता को प्राप्त कर पाना। इस प्रकार हम देखें तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। लोगों के कार्यों में समन्वय, यहाँ पर ये समन्वयन जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। समन्वयन या कोऑर्डिनेशन,
समन्वयन के लिए कहा जाता है कि समन्वयन प्रबंध का सार है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रबंध का सार क्या है, तो प्रबंध का सार समन्वयन है, इसको आप याद रखें। वास्तव में उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें, इसे ही हम प्रबंधन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रबंधन के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का आकलन करना पड़ता है। एक योजना बनानी पड़ती है कि हमें किस कार्य को पहले करना है, किस कार्य को बाद में करना है। अर्थात एक प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए आपके कार्यों में। प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं कि हम किन कार्यों को पहले करें, किन कार्यों को उसके बाद करें और किन कार्यों को उसके बाद करें। तो आयोजन या प्लानिंग, इसी को नियोजन भी कहते हैं। संगठन निर्माण या ऑर्गेनाइजिंग, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, इसे हम संगठन निर्माण कहते हैं। स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, कार्यों को करने के लिए हमें मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और उन समस्त मानवीय संसाधनों को नियुक्त करना ही स्टाफिंग कहलाता है। नेतृत्व करना, लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य लीडरशिप है, क्योंकि कुशल नेतृत्व के बिना कोई भी प्रबंधन पूर्ण नहीं हो सकता और न ही हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक कुशल प्रबंधक को एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए। और नियंत्रण करना, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों और पूरे संगठन पर नियंत्रण करके ही हम सही प्रबंधन कर सकते हैं। इसीलिए प्रबंधन के अंतर्गत इन 5 चीज़ों को, जिनमें नियोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, बात यह है कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। बेसिकली जहाँ कहीं पे भी लोग समूह के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी समूहों में, उन सभी संगठनों में प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। ये संगठन छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, औपचारिक हो सकते हैं, अनौपचारिक हो सकते हैं। और अगर हम प्रबंधन के सबसे अच्छे उदाहरण की बात करते हैं, तो प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण आपको आपके घर में ही देखने को मिलता है। और ये कहा जाता है कि विश्व के सबसे अच्छे प्रबंधक हमारी माएँ हैं। हमारी माँ जो होती हैं, हमारी जो मदर्स हैं, दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। इनसे अच्छा प्रबंधक विश्व में कोई नहीं हो सकता। और कैसे ये मैनेजर हैं, तो उसके बारे में हम बात करें कि एक माँ जो है वो दूसरे दिन क्या काम करने हो उसको, उन सारी चीज़ों की नियोजन, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले ही करके बैठती है। सुबह उसको क्या करना है, उसके बाद उसे क्या करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब माएँ करती हैं। जाहिर सी बात है कि प्रबंधन के जितने भी आयाम हम अभी देख रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आगे जो भी बताने वाला हूँ, हमारी माँ इन सारे आयामों की पूरे पैरामीटर्स में फिट बैठती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी माँ जो है विश्व की सबसे अच्छी प्रबंधक है। संगठन निर्माण, हमारे घर में भी जो है एक संगठन होता है, ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्थित क्रम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एक माँ में होती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से बांध कर रखती है, पूरे घर में किस तरह से उनका एक ट्रेडिशन होता है, ये सब कुछ जो है वो एक माँ बहुत आसानी से करती है। स्टाफिंग, ठीक है कि स्टाफिंग हमारे घर में औपचारिक, चूँकि घर एक औपचारिक संगठन तो है नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्टाफ के रूप में नियुक्त करना और उनको सैलरी देना ये कोई माँ करती है। लेकिन इसके बावजूद स्टाफ कौन है, तो हम सभी लोग स्टाफ हैं। कैसे हैं? माँ हमें जो भी कहती है करने को हम करते हैं, करना ही पड़ता है। और सैलरी के रूप में माँ हमें क्या देती है? पॉकेट मनी। भाई बचपन में हम सभी को पॉकेट मनी मिला करता था, अभी भी मिलता होगा आप लोगों को। ये पॉकेट मनी कौन दे रहा है? आपकी मदर दे रही हैं। तो यहाँ पर वो स्टाफिंग का काम भी करें। नेतृत्व करना, घर की सबसे अच्छी लीडर, सबसे बड़ी लीडर माँ ही होती है। इवन पिताजी को भी माँ की बात माननी पड़ती है। नियंत्रण करना, पूरे घर की सबसे बड़ी नियंत्रणकर्ता माँ होती है। सुबह अगर आप 8 बजे के बाद सो रहे हैं तो आपको उठाने की जिम्मेवारी माँ की होती है, और अगर माँ ने आवाज़ लगा दी तो आपको उठना ही पड़ता है। तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट नियंत्रणकर्ता, सबसे अच्छी कंट्रोलर कौन है? तो मदर है। कई बार तो
मदर इतनी अच्छी नियंत्रण करता होती हैं कि केवल आंख दिखाने से ही बच्चे मान जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर में हमें पूरे प्रबंधन की सारी चीज़ें जो है दिखाई दे जाएंगी। जाहिर सी बात है कि हमारा घर जो है वो प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप प्रबंधन की बात और कर रहे हैं और प्रबंधन के उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए प्रबंधन का एक और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो मुंबई के डिब्बा वाले हैं। मुंबई के डिब्बा वाले विश्व के सबसे अच्छे प्रबंधक माने जाते हैं। मुंबई के डिब्बा वालों की बात आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें हर घर से डब्बे वाले डब्बा उठाते हैं, टिफ़िन लंच बॉक्स उठाते हैं और मुंबई के तमाम सरकारी और निजी दफ्तरों में कार्मिकों को खाना पहुंचाते हैं। इसकी शुरुआत 1890 में हुई थी और आज भी लगभग 2 लाख लोगों को ये डब्बा वाले खाना पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर 5000 की इनकी संख्या है और इतनी डेडिकेशन और समर्पण है और इतना अच्छा प्रबंधन है इनका कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कार्मिक का या किसी भी काम करने वाले का डब्बा किसी दूसरे से बदल जाए। इनकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित होती है, पूरा कॉडिफिकेशन होता है। उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों का इतना सुंदर प्रयोग अन्य किसी भी जगह देखने को नहीं मिलता। ये सारे डब्बा वाले वहाँ के लोकल ट्रेन्स, साइकिल्स वगैरह का उपयोग करते हैं। 1890 में सबसे पहले इसकी शुरुआत महादेव हवाचे बाजी ने की थी और उसके बाद से लेकर उस समय 1890 में एक पारसी बैंकर थे। उनको घर का खाना खाने की आदत थी और दफ्तर में उनको खाना मिल नहीं पाता था और इसीलिए उन्होंने एक किसी डब्बे वाले से ये रिक्वेस्ट की कि वो उनका डब्बा घर तक पहुंचा दे और उसके बाद से ये जो है धीरे धीरे करके वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। और आज ये डब्बे वाले पूरे विश्व में इतने मशहूर हो गए हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। साथ ही साथ कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में प्रबंधन का पूरा चैप्टर इनके ऊपर है। ये लोग घर से अलग अलग मुंबई के अलग अलग घरों से डब्बा उठाते हैं। 10 बजे ये लोग डब्बा उठाते हैं और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे में मुंबई के अलग अलग कई सारे हिस्सों में ये अलग अलग कार्मिकों को, कार्य करने वालों को डब्बा पहुंचाते हैं। घर का बना हुआ खाना उन तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए एक डब्बे वाला किसी नज़दीकी स्टेशन पे जाता है, वो अपनी साइकिल का उपयोग करता है। वहाँ पर दूसरा डब्बे वाला होता है, वो उस डब्बे को लेता है और फिर वो दूसरे स्टेशन तक पहुँचता है और दूसरे स्टेशन पर पहले से ही एक डब्बा वाला होता है, वहाँ पर वो उस डब्बे वाले को दूसरा डब्बा दे देता है। इस प्रकार से करते हुए निर्धारित डब्बा अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है और फिर शाम को वो डब्बा उसी क्रम से वापस घरों तक पहुँचाया जाता है। और इतने दिनों से ये डब्बे वाले काम कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च और शोध हुआ। सन 2005 में भी इस पर रिसर्च हुआ और रिसर्च करने के बाद लोगों ने बताया कि ये प्रबंधन का सबसे नायाब नमूना है, सबसे अच्छा उदाहरण ये प्रबंधन का है। इससे अच्छा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इस डब्बे वाले के प्रबंधन के उदाहरण में आपको प्रबंधन के सारे आयाम दिखाई देंगे। जैसे प्रबंधन में डेडिकेशन या समर्पण का भाव होना चाहिए। डब्बे वाले कभी छुट्टी नहीं लेते और अगर छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी लेने से पहले वो बता देते हैं। बिल्कुल निर्धारित समय पर ये काम करते हैं क्योंकि समय की पाबंदी वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। तो डिसिप्लिन, समय का प्रबंधन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि ये अपने कार्य में इतने कुशल हैं कि एक से दूसरे जगह तक पहुँचने में इन्हें 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं होता। तो कार्यकुशलता तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रबंधन की, जो यहाँ पर देखने को मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक काम से जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, इमोशंस नहीं होंगे, तब तक वो काम नहीं कर सकते। तो वो भी वहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल रूप में ये डब्बे वाले प्रबंध के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। खैर, हम अपने थ्योरी की तरफ लौटें तो थ्योरी में प्रबंध की परिभाषा अलग अलग कई सारे विद्वानों ने प्रबंध के कई सारे उदाहरण, कई सारी परिभाषाएं दी हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हेनरी फेयोल को माना जाता है। हेनरी फेयोल के बारे में कहा जाता है कि हेनरी फेयोल एक फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर थे और हेनरी फेयोल ने एक पुस्तक लिखी थी 1916 में। एक किताब उन्होंने लिखी थी, जनरल एंड
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में उन्होंने कई सारी बातें प्रबंध के बारे में बताई थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयल की पुस्तक का नाम क्या है, या हेनरी फेयल की जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना या योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो हम अगर प्रबंध की विस्तृत परिभाषा देखें तो विस्तृत परिभाषा आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि प्रबंध के अंतर्गत प्लानिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है। हेनरी फेयल ने जिन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि प्रबंध वास्तव में क्या है, तो प्रबंध वास्तव में नियोजन है। किए जाने वाले कार्य की पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेना, इसे नियोजन कहते हैं। आदेश देना, किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए किस तरह की चीज़ें आवश्यक हैं उसके लिए लोगों को निर्देशित करना, आदेशित करना। समन्वय करना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समन्वय प्रबंध का सार है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबंध का सार क्या है, तो प्रबंधन का सार समन्वयन है, इसको हम याद रखेंगे। और समन्वयन का तात्पर्य क्या है, तो समन्वयन का तात्पर्य यह है कि प्रबंधन के अन्य जितने भी आयाम हैं, चाहे वो मानवीय और भौतिक संसाधन हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, उन सबों के बीच एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, उन सबों के बीच एक समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, ये प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। नियंत्रण करना, नियंत्रण करने से तात्पर्य प्रबंधन के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर नियंत्रण, संगठन के ऊपर नियंत्रण, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण। दूसरा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंध के ज्ञाता, और इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखेंगे आप, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में 1911 में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा था, जिसमें इन्होंने प्रबंध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं। और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कहा था कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और ये देखना कि वो सबसे मितव्ययतापूर्ण तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से पूर्ण होते हैं, ये देखना ही प्रबंध कहलाता है। अर्थात ये जानने की कला कि हम क्या करना चाहते हैं, वास्तव में हम क्या करना चाहते हैं से तात्पर्य किसी भी संगठन के लक्ष्यों से है। संगठन के लक्ष्य निर्धारित होंगे तभी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकेंगे। तो सबसे पहली बात ये देखना, टेलर ने ये कहा कि ये देखना कि किन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, और उसके बाद इस चीज़ को देखना कि वो सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकते हैं, अर्थात सबसे कम लागत में बेहतर कार्यकुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, बेहतर उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रबंध का सार है। हम इस चीज़ को समझें कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छे और कार्यकुशल तरीके से उत्पादन कैसे प्राप्त की जा सके, इस बात को देखना, और ये देखना कि वो मितव्ययतापूर्ण तरीके से कैसे किया जा सका। मितव्ययता, इस शब्द को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि मितव्ययता किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, मितव्ययता और इकोनॉमी, कई बार कई सारे लोग मितव्ययता को कंजूसी से जोड़ लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि मितव्ययता का तात्पर्य कंजूसी से है, लेकिन मितव्ययता का अर्थ कंजूसी से नहीं होता। कंजूसी का मतलब वो है जहाँ जितने की आवश्यकता है उससे भी कम यूज़ करें, जबकि मितव्ययता का तात्पर्य होता है कि जहाँ जितने की आवश्यकता है उतना तो कम से कम करें ही। ये नहीं करना कि जहाँ जितने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा खर्च कर दे। जैसे कहीं किसी काम के लिए हमें 10 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है और उसी काम में हमने 15 रुपये खर्च कर दिए,
इसे मितव्ययता नहीं कहेंगे। लेकिन मितव्ययता उसे भी नहीं कहेंगे जहां 10 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है और हमने 5 रुपये में ही काम चला लिया, लेकिन जो सामान लेकर आए वो सामान गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा नहीं था या वो सेवाएं गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी नहीं थी, तो उसे हम मितव्ययता नहीं कहेंगे। तो मितव्ययता का तात्पर्य न तो कंजूसी से हो और न ही ओवरस्पेंडिंग से है, बल्कि मितव्ययता से तात्पर्य है कि जहाँ जितने की आवश्यकता है उतने साधनों का प्रयोग किया जाए। अब ये हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक विंसलोव टेलर, इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको विस्तार पूर्वक हेनरी फेयोल और टेलर इन दोनों को ही पढ़ना है, इन दोनों से ही प्रश्न आएंगे, है ना। तो इनसे हम लोग आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पीटर एफ ड्रकर एक और बहुत महत्वपूर्ण विद्वान, इन्होंने इस प्रबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय को गति और जीवन प्रदान करने वाला तत्व है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक संगठन को गति और जीवन प्रदान करने का काम करती है, क्योंकि बिना प्रबंधन के जो भी साधन और संसाधन हैं वो केवल साधन मात्र रह जाते हैं, वो उत्पाद नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, वो उत्पाद कभी भी नहीं बन पाते हैं। और प्रबंधन का मूल उद्देश्य कच्चे माल को उत्पाद में परिवर्तित करना ही तो है। तो इसीलिए पीटर ड्रकर का की ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा प्रतीत होती है कि प्रबंध तो वास्तव में किसी भी संगठन की जीवनदायिनी है। यदि किसी संगठन में अच्छा प्रबंधन नहीं हो तो वो संगठन केवल संगठन मात्र रह जाएगा, वो संगठन अपने आप में उत्पाद बनाने वाला संगठन नहीं बन पाएगा। आगे की परिभाषाओं की हम चर्चा करते हैं। अमेरिकी प्रबंध समिति ने प्रबंध की परिभाषा इस रूप में दी है कि प्रबंध मानवीय और भौतिक संसाधनों को क्रियाशील संगठनों की इकाइयों में लगाता है। ये कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय और भौतिक संसाधनों को क्रियाशील संगठनों की इकाइयों में लगाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना तथा सेवकों में नैतिक स्तर और कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। वास्तव में प्रबंधन का मतलब केवल और केवल कार्य को करवा लेने से नहीं है। प्रबंधन केवल यह नहीं है कि कच्चे माल को उत्पाद में परिवर्तित कर दिया गया, बल्कि प्रबंधन का तात्पर्य यह भी है कि प्रबंधन व्यक्तियों में संतोष उत्पन्न करता है, ताकि व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उस काम को लेकर उनमें एक सेटिस्फेक्शन का भाव उत्पन्न हो। साथ ही साथ सेवकों में नैतिक स्तर और कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व, अर्थात प्रबंधन व्यक्तियों में कार्य को पूरा करने का एक उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करता है, ताकि कार्य को सही तरीके से पूर्ण किया जा सके। तो इस रूप में अमेरिकी प्रबंध समिति ने इसकी परिभाषा दी है। प्रोफेसर एडविन एम रॉबिन्सन के अनुसार कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों न हो, उसके लिए इसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। रॉबिन्सन साहब का ये कहना था कि देखिए, अगर कोई भी संगठन चल भी रहा है, कोई संगठन अगर चल रहा है, तो पहली बात तो यह है कि वह स्वयं नहीं चल सकता, इसके लिए उसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने कहा कि भले ही कोई संगठन चल रहा है, अर्थात वह संवेग की स्थिति में भी हो, वो चल भी अगर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि उस चलायमान संगठन को प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। उस चलायमान संगठन को भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए इसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। और ये नियमित उद्दीपन अर्थात स्टिमुलेशन क्या है? तो ये स्टिमुलेशन अपने आप में वो प्रबंधन ही है जिसके जरिए कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट अर्थात अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों न हो। इसे नियमित रूप से कहीं ना कहीं एक स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है, और वही स्टिमुलेशन अपने आप में प्रबंधन कहलाता है। किम्बाल एवं किम्बाल साहब ने परिभाषा दी, और उन्होंने कहा कि प्रबंध कार्य निष्पादन के सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि की खोज करता है। मितव्ययता की बात हम लोग सबसे पहले कर चुके, और सर्वोत्तम अर्थात सबसे अधिक, सबसे अच्छा, सबसे कार्यकुशल, इन विधियों की खोज प्रबंधन करता है। कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोत्तम, सबसे कार्यकुशल और सबसे मितव्ययी मार्ग को खोजना ही प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इसके अनुसार प्रबंध का प्रमुख कार्य उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर अधिक कार्य करना है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका कि प्रबंध का अंतिम उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करना है। इस मेरी बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि प्रबंध का अंतिम उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करना है। यही
प्रबंध की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और ये किम्बाल ने अपने परिभाषा में ये इस चीज को स्पष्ट किया है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त करना। इस एक शब्द को हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग परिभाषाओं की बात करते हैं तो जॉन एफ मी, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है और इन्होंने भी कमोबेश उसी प्रकार की मिलती जुलती परिभाषा दी है। प्रबंध न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने भी यही कहा है, प्रबंध न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला है जिससे नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के लिए अधिकतम समृद्धि और खुशहाली प्राप्त हो सके और जनता को सर्वश्रेष्ठ संभव सेवा प्रदान की जा सके। अगर हम प्रोफेसर जॉन मी की परिभाषा को देखें तो प्रोफेसर जॉन मी ने कहा है कि प्रबंध न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला है। देखिए, कमोबेश वही पुरानी परिभाषाओं को ही नए रूप में कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की है। न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम, वही बात न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की बात है जिससे नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के लिए अधिकतम समृद्धि और खुशहाली प्राप्त हो सके और साथ ही साथ जनता को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान की जा सके। तो तीन चीजें जो है हमको यहाँ दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात है नियोक्ता, दूसरा है कर्मचारी और तीसरा है जनता। अर्थात उन्होंने ये कहा कि अगर हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त कर पाएं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला लाभ तो नियोक्ता को होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। अगर नियोक्ता को ज़्यादा लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन प्रदान कर पाएगा। और अगर न्यूनतम लागत में अधिकतम कार्य कुशलता के साथ उत्पाद प्राप्त किए जा सकेंगे तो उन उत्पादों की कीमत, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी, तो इससे जनता को भी लाभ मिल पाएगा। तो उन्होंने प्रबंधन को इस रूप में परिभाषित करने की कोशिश की। विलियम एफ के अनुसार उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का प्रभावी उपयोग ही प्रबंध है। ये भी कुछ पुरानी जो परिभाषाएं हमने देखी उसी का एक नया संशोधित रूप है। क्रिटनर ने कहा कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में, ये यहाँ पर उन्होंने एक नई चीज कही कि परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों एवं कार्यकुशलता का उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटनर साहब ने थोड़ा सा चीज़ों को परिवर्तित किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा, उन्होंने परिवर्तनशील पर्यावरण। देखिए, प्रबंधन हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता या कोई भी संगठन हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता। संगठन में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तकनीकी परिवर्तन होते हैं, कुछ अपडेशंस होते हैं और उन अपडेशंस को हमें देखना पड़ता है। कभी भी किसी भी संगठन में अपडेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी को उन्होंने परिवर्तनशील पर्यावरण कहा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने की कोई अच्छी तकनीक आ गई है, तो उस पूरे काम करने के पर्यावरण में एक अंतर आ गया। तो उनका ये मानना था कि उस परिवर्तनशील पर्यावरण में भी यदि हम सीमित संसाधनों से अच्छी कार्यकुशलता प्राप्त कर पाएँ और अच्छे और बेहतर उत्पाद प्राप्त कर पाएँ, और वो बेहतर उत्पाद कैसे प्राप्त कर पाएँ, तो वो हम दूसरों के साथ मिलकर कार्य करें और तब उसको प्राप्त करें, तो उसे हम प्रबंधन कहते हैं। स्पष्ट रूप से क्रिटनर साहब परिवर्तनशील पर्यावरण की बात करते हैं, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने की बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि संगठन के उद्देश्यों को दूसरों के साथ मिलकर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो प्रबंधन है। देखिए, ये कुछ परिभाषाएं थी जिन परिभाषाओं में हमने देखा कि प्रबंधन क्या है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो प्रबंधन किसी भी संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को समन्वित करना है। प्रबंधन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने की एक कला है। अब इस जितनी भी परिभाषाएं थीं, इन सभी परिभाषाओं में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं और इन शब्दों को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये शब्द क्या हैं और क्यों इन परिभाषाओं में शामिल किए गए थे। देखिए, सबसे पहला इसमें जो है हम अगर समझें तो एक शब्द बार बार जो है आ रही थी, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? तो इस परिभाषा, जितनी भी परिभाषाएं थी उन सभी परिभाषाओं में प्रक्रिया शब्द का तात्पर्य उन क्रियाओं से है, उन प्राथमिक क्रियाओं से है जिन क्रियाओं को संपन्न करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रबंध के जो अंतिम उद्देश्य हैं उसे हासिल कर सकते हैं। मुख्य रूप से नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब प्रबंधन के वो प्राथमिक कार्य हैं। हेनरी फेयोल साहब, जिनकी बात मैंने पहले ही कही,
जगह जगह प्रबंधन में आपको हेनरी फेयोल निश्चित रूप से मिलेंगे, दिखाई देंगे। हेनरी फेयोल साहब ने संगठन के कार्यों की चर्चा की है और इन्होंने एक शब्द दिया था पोकॉक के नाम से। ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और इसके अलग अलग जो शब्द हैं, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर कमांड एंड C फॉर कंट्रोल। प्लानिंग नियोजन या आयोजन, O ऑर्गेनाइजेशन संगठन निर्माण, C कोऑर्डिनेशन या समन्वय, C फॉर कमांड आदेश या निर्देश देना एंड C फॉर कंट्रोल या नियंत्रण। तो यहाँ पर हम देखें तो ये प्राथमिक कार्य हैं, ये वो प्राथमिक कार्य हैं जो प्रबंधन को करने होते हैं। इसे ही हम प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी बात है प्रभावी ढंग से काम करना। हर परिभाषा में जो है हमने देखा कि कहीं ना कहीं कार्य कुशलता शब्द जो है वो आ रहा था, और यहीं पर किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने का मतलब क्या है? तो किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने का मतलब है कि उस कार्य को सही तरीके से करना, उस कार्य को इस तरीके से करना कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम लागत में अधिकतम कार्य कुशलता के साथ प्राप्त हो सके, है ना। तो यहाँ देखिए कि सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूर्ण करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने का मतलब कार्य को प्रभावी ढंग से करने का है। लेकिन केवल और केवल मैं कहा कि उस कार्य को कार्य कुशलतापूर्ण तरीके से संपन्न करना है। अर्थात यदि हम कार्य को प्रभावी ढंग से करने की बात कहते हैं और उसमें हम कहते हैं कि कार्य को सही तरीके से करना, क्रियाओं को पूरा करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रभावी ढंग से कार्य करना है, तो ये नहीं है, बल्कि कार्य को संपन्न करने का एक और पहलू जो है वो कार्य कुशलता है। अर्थात कार्य को संपन्न करें लेकिन पूरी कुशलता के साथ संपन्न करें। इसे ही हम कहेंगे कि कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न करना। तो कार्य कुशलता बार बार वो शब्द आ रही है, तो हमें 3 शब्दों को यहाँ पर बहुत मोटे तरीके से बिल्कुल समझ के रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो है वो है न्यूनतम लागत, दूसरी कार्य कुशलता, और तीसरा मितव्ययता। इन 3 चीजों को हमें समझना पड़ेगा। प्रबंधन में ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रबंध की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध के लिए कहा जाता है कि किसी भी संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निर्धारित उद्देश्य होता है, और उन निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इस प्रकार प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो प्रबंधन है। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अपने अलग अलग हो सकते हैं। किसी संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, किसी संगठन का उद्देश्य सेवा करना हो सकता है, या किसी और संगठन का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन के जो प्रबंधन की प्रक्रिया होती है वो कमोबेश एक समान होती है। प्रबंध के जो सिद्धांत भी होते हैं, प्रत्येक संगठन में समान सिद्धांत लागू होते हैं। हेनरी फेयोल ने 14 के प्रबंध और प्रशासन के 14 सिद्धांतों की बात की थी। हम आगे चलकर उसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर संगठन भले ही अलग अलग उद्देश्य युक्त हो सकते हैं, लेकिन प्रबंधन की जो तकनीकें, प्रबंधन के जो सिद्धांत एक संगठन पर लागू होता है, वही दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रत्येक संगठन पर लागू होगा। तो प्रबंध की पहली महत्वपूर्ण विशेषता तो यह है कि प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे कैसा भी हो, संगठन चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे निजी हो, चाहे लाभ कमाने वाला हो, गैर लाभ कमाने वाला हो, कोई सा भी संगठन हो सकता है। और हर संगठन में यह प्रबंध अनिवार्य है या आवश्यक है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की उतनी आवश्यकता है जितनी एक अस्पताल अथवा विद्यालय। एक पेट्रोल पंप में भी प्रबंधन की वही आवश्यकता है जो एक स्कूल में हो सकती है, जो एक कॉलेज में हो सकती है, एक यूनिवर्सिटी में हो सकती है। ये बात अलग है कि अलग अलग संगठनों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, और उन संगठनों में जो प्रबंध की प्रकृति होती है वो थोड़ी बहुत डिफर हो सकती है। कोई एक कंपनी जापान में भी काम करती है, कोई एक कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, कोई जर्मनी में, कोई यूएस में। क्या उन सभी कंपनियों में, क्या उन सभी संगठनों में प्रबंध के सिद्धांत लागू नहीं होते? तो सारे प्रबंध के सिद्धांत उसी रूप में लागू होते हैं हर कंपनी में, हर संगठन में। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ का प्रबंध वहाँ के अपने पर्यावरण के अनुसार या उसके अनुरूप ढला हुआ हो सकता है।
ये हो सकता है, किंतु मूल रूप से जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो उसी रूप में हर संगठन में लागू होंगे जिस रूप में उन प्रबंध के सिद्धांतों को निर्मित किया गया है। तीसरा, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध के कई सारे आयाम होते हैं और इसमें से 3 आयाम, सबसे पहले हम कार्य के प्रबंध के आयाम की बात करते हैं। देखिए, सभी संगठन, जो भी संगठन निर्मित किए गए हैं, वो सभी संगठन किसी न किसी कार्य को निर्मित करने के लिए, किसी न किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किए गए हैं। किसी कारखाने में ग्राहकों के लिए किसी उत्पाद का विनिर्माण किया जा सकता है, हो सकता है ऐसा हो। किसी अस्पताल में मरीज का इलाज किया जाता है। जितने भी इस तरह के संगठन हैं, इन सभी संगठनों में कार्यों का प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वास्तव में प्रबंधन किया गया है। तो सबसे पहले जो प्रबंध का पहला आयाम है वो है कार्यों के प्रबंध की। दूसरा और तीसरा आयाम की हम बात करते हैं तो दूसरा आयाम है लोगों का प्रबंध। देखिए, प्रबंध केवल और केवल कार्यों को पूर्ण करना ही नहीं है, बल्कि प्रबंध का तात्पर्य लोगों को, मानवीय संसाधनों को प्रबंधित करने से भी है। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी असेट होते हैं। ये जब तक इन मानवीय संसाधनों को उत्प्रेरित न किया जाए, जब तक इन मानवीय संसाधनों को सही तरीके से प्रेरित न किया जाए, तब तक हम निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये होती है कि प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण काम मानवीय संसाधनों को संगठित, समन्वित और उनको उत्प्रेरित करना भी होता है। यहाँ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकता में व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर प्रबंधन ये मानकर चलता है कि हर व्यक्ति, हर कर्मचारी की आवश्यकताएं अलग अलग हैं और हर कर्मचारी, हर व्यक्ति के व्यवहार जो है वो भी अलग अलग होते हैं। तो प्रबंधन को उन सभी कर्मचारियों और उन सभी कर्मचारियों की आवश्यकताओं और उनके व्यवहारों के अनुरूप उनको अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो अलग अलग व्यक्तियों से उनकी आवश्यकताएं और उनके व्यवहारों का ज्ञान लेकर और उनसे कार्य ले सके। वो ये अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन लाए कि वो उन कर्मचारियों और उन काम करने वाले लोगों से कार्य करवा सके। दूसरी चीज़ ये है कि यह लोगों के साथ में एक समूह मानकर व्यवहार करता है। देखिए, किसी भी संगठन में लोग एक समूह के रूप में काम करते हैं। प्रबंधन ये मानकर चलता है कि लोगों का ये समूह जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत और कमजोरी, इस समूह की अपनी ताकत है, उनकी अपनी कमजोरियां हैं। तो प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर और उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक बनाकर, उनकी कमजोरियों को छिपाकर और उनकी ताकतों को प्रभावी बनाकर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तीसरी चीज़ है परिचालन का प्रबंध। परिचालन से तात्पर्य है वो साधन, वो संसाधन, जिन साधनों और संसाधनों से कोई भी संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करता है। किसी न किसी मूल उत्पाद के लिए ही हर संगठन का अस्तित्व है। किसी सेवा को प्रदान करने के लिए ही उस संगठन का अस्तित्व है और उसके लिए उत्पादन की प्रक्रियाएं, वे साधन, वो संसाधन, वो सारी तकनीकें हैं जिनसे ये उद्देश्य प्राप्त हो पाते हैं। तो संगठन का प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम परिचालन का प्रबंधन भी है। तीसरी प्रबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी संगठन को स्थापित करें और उस समय संगठन में प्रबंध का तत्व ले आएँ और हम कहें कि फिर प्रबंधन खत्म हो गया, उसके बाद प्रबंधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है। हमने पूर्व परिभाषाओं में देखा था एक जगह कि प्रबंधन एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। कोई भी संगठन, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों ना हो, अभी एक परिभाषा हमने देखी थी कि कोई भी संगठन चाहे वो संवेग की स्थिति में ही क्यों ना हो, उसे किसी न किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर संगठन निरंतर चल भी रहा है तो भी उसे प्रबंधन की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। इसीलिए प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। संगठन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। इस बात को हम समझें कि प्रबंधन लोगों के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया है। संगठन में विभिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग कई प्रकार के लोग होते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक होता है। वो सामूहिक उद्देश्यों के लिए काम करते हैं और इसीलिए प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया कहा जाता है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है।
प्रबंध एक गतिशील कार्य है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है और बदलते पर्यावरण के अनुरूप इसको स्वयं को ढालना होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्रबंधन में, संगठन में कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकें बदलती हैं या तकनीकों में अपडेशन होता है, तो प्रबंधन को अपने अनुरूप उसे ढालना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें तो आज सरकारी नौकरियों में भी तमाम तरह की तकनीकें आ गई हैं। ई ऑफिस की संकल्पना आ गई है, ई गवर्नेंस की संकल्पना आ गई है। अब प्रबंधन को, सरकारी संगठनों में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको भी अपने आप को इन तकनीकों से अपने आप को अपडेट करना पड़ रहा है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो प्रबंधन क्या है, ये गतिशील कार्य है। जैसे जैसे चीज़ों में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे प्रबंधन को भी गतिशील होना पड़ता है, वैसे वैसे उसको भी अपडेट होना पड़ता है और वैसे वैसे अपडेट होकर वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाहरी कंपनियों का है। जैसे हम देखें बाहरी जो फूड कंपनियां हैं, चाहे मैकडॉनल्ड हो, चाहे पिज़्ज़ा बनाने वाली दूसरी कंपनियां हो, चाहे और अन्य तमाम तरह की कंपनियां हैं, ये कंपनियां जब भारतीय बाजार में आई तो भारत में जो लोग थे उनको उनका खाना बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत पसंद नहीं आया। आप अगर चाइना में चले जाएँ, चाइना में जो नूडल्स या ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इन कंपनियों ने भारत में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें एक भारतीय टच दिया। भारतीय टच दिया मतलब उनको स्पाइसी बनाया, उनको भारतीयों के अनुरूप ढाला। तो जाहिर सी बात है, पर्यावरण बदला तो प्रबंध को बदलते हुए पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को भी अपडेट करना पड़ा और अपडेट करने के बाद ही वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, अर्थात अपना लाभ प्राप्त कर पाए। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, प्रबंध दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ठीक वैसा है जैसे प्राणवायु। जिस प्रकार से प्राणवायु दिखाई नहीं देती, वैसे ही प्रबंध कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन संगठन में यह आवश्यक है। संगठन के जो लक्ष्य हैं, संगठन के जो कार्य हैं, वो कार्य, वो लक्ष्य जब पूर्ण होते हैं तो हमें संगठन की शक्ति, संगठन की उपस्थिति इस रूप में दिखाई देती है। हम जब देखते हैं कि हाँ संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं यस, ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रबंधन है, तभी हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत कुछ स्टैटिक हों और इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रबंध अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है और तदनुसार निर्णय लेता है। हेनरी फेयोल ने भी कहा था, हेनरी फेयोल ने कुल मिलाकर 14 सिद्धांत दिए थे प्रशासन, प्रबंध और प्रशासन के संबंध में, और उन्होंने भी कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रबंध के सिद्धांत, ये जो 14 सिद्धांत है, ये यही 14 सिद्धांत है, कई और भी सिद्धांत हो सकते हैं और ये सिद्धांत गतिशील सिद्धांत होते हैं। प्रबंध सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ तकनीकी में नवीनता लाने का प्रयास करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रबंध सामाजिक परिवर्तन को गतिशीलता प्रदान करता है। तो प्रबंध अपने आप में एक गतिशील प्रक्रिया, प्रबंध के सिद्धांत अपने आप में गतिशील हैं और बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार इनमें गतिशीलता आती है। अब हम अभी यहाँ प्रबंध की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। आगे के जो टॉपिक्स आएंगे, आगे के जो लेक्चर्स होंगे, उनमें हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंध के कार्य, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के स्तर, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात हम हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनके बारे में हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके 25 प्रश्न जो पटवारी परीक्षा में आने वाले हैं, वो कमोबेश मेरे इन पढ़ाए हुए लेक्चर्स से आ जाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अभी इस लेक्चर में मैं यहाँ पे इसे समाप्त कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में प्रकृति, कार्य, उद्देश्य और स्तर, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। विंसलो टेलर और हेनरी फेयोल के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।